नमस्कार। आज हम व्यक्तिगत विविधता टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके बीच। आज हम इसको पढ़ेंगे। ये मनोविज्ञान का एक टॉपिक है, व्यक्तिगत विविधता। जैसे कि हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा हुआ है, उसमें से ही एक कारक है व्यक्तिगत विभिन्नता। हमें इसे जानना जरूरी है और हमें इसे जानना जरूरी क्यों है। एज ए टीचर व्यक्तिगत विविधता हमें पढ़ना क्यों जरूरी, क्यों इसे हमारे सिलेबस में रखा गया, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता कहते किसे हैं ये भी हम जानेंगे और इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता कहते किसे हैं। देखिए, अगर हम इसको परिभाषा की भाषा में पढ़ें तो कोई भी दो व्यक्ति शरीर के रूप, रंग, आकार, लंबाई, अभिप्रेरणा, रुचि, आदत, सीखने एवं स्मृति में एक जैसे नहीं होते, उनके इस अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक, अगर हम इसे मैं आपको इसे समझाऊं तो किस तरह से समझाऊंगी कि अगर कोई भी दो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, आपके कजिन हो, या आपस में दो ट्विंस भी हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम सेम हो। अगर उनकी शकल भी से मतलब उनका चेहरा, हाव भाव सब सेम भी है, फिर भी उनके आचरण में कुछ परिवर्तन होगा, उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो ये तो आवश्यक कहना चाहिए एक नियम है कि हर व्यक्ति में, जो भी व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाएगा। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसी अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, जो कि इस शब्द से भी स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अंतर है उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये जो है बाल विकास को प्रभावित करता है। एज ए टीचर ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसे क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों हमारे सिलेबस में इसको रखा गया है। देखिए, जब आप टीचर बनकर एक स्कूल में जाएंगे तो आप एक क्लास को पढ़ाएंगे, तो उस क्लास के सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होगा, कोई कुछ कमजोर होगा, कोई किसी की खेल में रुचि होगी, किसी की पढ़ने में रुचि होगी, किसी की खाने पीने में रुचि होगी। इस तरह की पूरी क्लास एक बनेगी। अगर आप सारी क्लास को एक ही तरीके से डील करेंगे, ठीक है, तो क्या हर बच्चे का विकास वैसा कर पाएंगे जैसा उसका होना चाहिए? पूरी क्लास में अनुशासन बना पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आप एक एक बच्चे के बारे में जानते होंगे कि ये बच्चा शैतान है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये खेलने में अच्छा है। तब आप उस बच्चे को उस तरह के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके और क्लास में अनुशासन भी बना रहे। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में व्यक्तिगत विभिन्नता को रखा गया, ताकि एज ए टीचर आप उसको पढ़ें, समझें, जानें, और जब आप किसी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हो जाएं तो इस चीज़ का प्रयोग अपने जीवन में भी कर सकें। ठीक है, अगर आप क्लास के हर बच्चे को एक से पढ़ा देंगे तो हो सकता है कि होशियार बच्चा तो बहुत होशियार हो जाए और कमजोर कमजोरी बना रहे। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई बच्चा कमजोर है तो आप उस पर स्पेशल अट्रैक्शन दे पाएंगे, उसको ध्यान दे पाएंगे। अगर कोई बच्चा खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा है तो आप उसे खेल के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। तो इस तरह से आप टीचर के पूरे दायित्व को निभा पाएंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता टीचर के लिए क्यों जरूरी है। हमारे सामान्य जीवन में व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना जरूरी है। अगर आप कहीं कार्य करते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में आपको उनके स्वभाव के बारे में नहीं पता है तो आप उनके साथ उतने फैमिलियर नहीं हो पाएंगे जैसा कि आपको होना चाहिए। वहाँ काम करने में आपको आनंद नहीं आएगा। ऐसा होता है ना। आपने अपने सामान्य जीवन, देखिए कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसे अपने सामान्य जीवन से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, तभी वो हमारे समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सामान्य जीवन के ही उदाहरण देती हूँ ताकि कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए फिर वो निकले नहीं। ठीक, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या। ये तो आपने समझ ही लिया कि दो व्यक्तियों के बीच में जो भी अंतर है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है, चाहे वो शारीरिक लक्षण हो, चाहे मानसिक लक्षण हो, बाह्य लक्षण हो या आंतरिक लक्षण हो, ये कुछ भी भिन्नता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर ही आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एज ए टीचर क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गया। अब हमको क्या पढ़ना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किया किसने। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाए हैं। आप समझिए, मैं आपको समझा भी रही हूँ, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन जिन्होंने किया वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, कौन सा नाम? सर फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता का अगर प्रश्न आता है कि समप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया तो वो है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, इनका नाम स्पेशली याद रखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस या आनुवांशिक बुद्धि, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ये इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन। ठीक है, हेरिडिटी जीनियस या फिर आनुवांशिक बुद्धि में जो है इसके बारे में बताया। ठीक, इन्होंने क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया। ठीक है, हर पीढ़ी का अध्ययन करते रहे। फिर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जैसे शारीरिक लक्षण या बाह्य लक्षण जो होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया कि मानसिक लक्षण जो है, बुद्धि है, चरित्र है, ये भी एक प्रकार के आनुवांशिक लक्षण है जो कि अगली पीढ़ी में प्रभावित होते हैं।
इन्होंने क्या बताया, इसके बाद इन्होंने एक शास्त्र का एक नया निष्कर्ष निकाला, एक नए शास्त्र को जन्म दिया जिसे कहा गया सुजनन शास्त्र या सुजानकी विज्ञान। ठीक, क्या कहा गया, सुजनन शास्त्र या सुजानकी विज्ञान या यूरोजेनिक्स। ठीक, इसको यूरोजेनिक्स भी बोलते हैं। हो सकता है सुजनन शास्त्र या सुजानकी विज्ञान ना कहीं लिखा हो, यूरोजेनिक्स लिखा हो, और उसके जनक आपसे पूछे जाए तो वो कौन होंगे, फ्रांसिस गाल्टन महोदय। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, सुजनन शास्त्र या सुजानकी विज्ञान या यूरोजेनिक्स के पिता या जनक किसे कहा गया, फ्रांसिस गाल्टन को। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और सुजनन शास्त्र के अंतर्गत क्या है, इन्होंने जैसे बताया कि जैसे कि बाह्य लक्षण जो हैं वो आनुवांशिक पीढ़ी में प्रभावित होते हैं, ऐसे ही इन्होंने बताया कि मानसिक लक्षण, बुद्धि, चरित्र, ये सब भी जो है अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाता है। और इन्होंने बताया कि अगर अच्छे लक्षण हैं तो वो अच्छी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, और अगर खराब लक्षण है तो खराब भी तो पहुंचेंगे, ट्रांसफर होंगे। ऐसा तो नहीं कि खराब लक्षण नहीं पहुंचेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उन आनुवांशिक सिद्धांतों को प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो खराब लक्षण है इनको जो है रोका जा सकता है, एक ही पीढ़ी में रोककर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होने दिया जाता। इसलिए उन्होंने बताया कि जो इस शास्त्र का नाम रखा सुजनन यानी अच्छा जनक, अच्छे लक्षणों को जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कीजिए और खराब लक्षणों को मत ट्रांसफर कीजिए, मतलब वो उनको वहीं रहने दीजिए। ठीक, एक ही पीढ़ी तक वो सीमित हो जाए, ये सुजनन शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने समझाया। सामान्य भाषा का प्रयोग मैं इसीलिए करती हूँ ताकि पढ़ाने को तो मैं भी आपको किताब में लिखी हुई भाषा का प्रयोग करके पढ़ा सकती हूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन उसे समझने के लिए आपके दिमाग, उस समय तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन हमेशा दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये कैसे पढ़ा रही हैं, इनको तो सही भाषा नहीं प्रयोग कर रही है, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ बस ये है कि कुछ भी पढ़ा वो दिमाग में रहे, ऐसा ना हो कि निकल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सुजनन शास्त्र के जनक समझ में आया, सुजनन शास्त्र क्या है ये समझ में आया। ठीक है, अच्छे लक्षणों को जो है अगली पीढ़ी में प्रभावित कर अच्छा जनक, ठीक, अच्छे लक्षणों के साथ जो है अगली पीढ़ी आए, ये जो है सुजनन शास्त्र के अंतर्गत किसने बताया, गाल्टन ने बताया। इनके जनक किसे कहा गया, सुजनन शास्त्र के फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद फ्रांसिस गाल्टन के बारे में एक बात और जानना जरूरी है, मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। तो हमने फ्रांसिस गाल्टन महोदय के बारे में 3 जो है पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। और मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो वो किसने किया है, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। ठीक, 3 पॉइंट जो थे फ्रांसिस गाल्टन महोदय से संबंधित थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसे विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत भी किया गया है। कहीं बुद्धि, इसके क्षेत्र कई प्रकार के हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हमें क्या जानना है कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण, ठीक है, क्यों, और क्या मानसिक विकास के मापन के लिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, वो थे एल्फ्रेड बिने। कौन थे, एल्फ्रेड बिने, ये नाम याद रखिएगा। बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण, किसी की बुद्धि बहुत तीव्र है, कोई बहुत मूर्ख है, कोई औसत है, इसके आधार पर जो निर्धारण था कि किसी व्यक्ति में की बुद्धि अगर बहुत तेज है, एक बच्चा बहुत मूर्ख है, तो उन दोनों में अंतर हो गया। ये निर्धारण किसने किया, सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता ने, कि बुद्धि के आधार भी व्यक्ति के आधार पर भी व्यक्ति जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने मानसिक विकास का मापन, मानसिक विकास तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी भी क्लास का बच्चा है, जैसे मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, वो अगर 8 क्लास की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है, तो इसका मतलब उसका जो मानसिक स्तर है वो उच्च है। ठीक है, ये है मानसिक स्तर। और अगर 6 क्लास का बच्चा अपनी ही क्लास के उत्तरों को नहीं सही दे पा रहा है, तो इसका मतलब उसका मानसिक स्तर कमजोर है और वो अच्छे तरीके से पढ़ने में होशियार नहीं है। ये चीज होगी। तो ये मानसिक स्तर के मापन के लिए जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बनाए, ठीक है, बुद्धि परीक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण था वो सबसे पहले किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण और मानसिक विकास के मापन पर सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण, ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो वो है अल्फ्रेड बिने। ये समझ में आया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर वैज्ञानिक कार्य जेम्स कैटल ने किया, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहा जाता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक, तो वो हो जाएंगे जेम्स कैटल।
क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत से कार्य किए हैं और इसके बारे में बहुत जानकारी प्रदान की है। इसलिए जो है इसके जनक कौन कहे जाते हैं? कैटल। संप्रत्यय सर्वप्रथम पूछा जाएगा किसने दिया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। वैज्ञानिक आधार पर कार्य किसने किया? कैटल ने सर्वप्रथम। इसलिए कैटल को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक भी कहा जाता है। ये है इसके मेन पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी थे। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को भी पढ़ लेते हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जो जानना जरूरी है, परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। एक मनोवैज्ञानिक हुए टायलर, उन्होंने बताया कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, वही मनोवैज्ञानिक टायलर कह रहे हैं कि शरीर का रंग हो, चाहे रूप हो, आकार हो, बुद्धि हो, गति हो कार्य करने की, इन सब में जो भिन्नता पाई जाती है वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। आप देख सकते हैं कि एक ही माँ बाप के बच्चे, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, तो ये सब जो भिन्नताएं हैं ये क्या है? कोई बुद्धि में बहुत तेज है, किसी की कार्य करने की स्पीड बहुत तेज है, किसी की कम है। ये क्या है? ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता है जो टायलर महोदय ने अपनी परिभाषा में बताई। इसके बाद स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, स्किनर महोदय भी वही बात कह रहे हैं कि इन्होंने इन सारे शब्दों का प्रयोग न करके इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तियों में जो भी जो है पहलू पाए जाते हैं, जैसे कि चाहे उनका शरीर का रंग, आकार, रूप हो या बुद्धि हो, मानसिक विकास हो, कुछ भी, कोई भी पहलू क्यों ना हो, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होगा? जिसका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता हो। ठीक है, मापन मूल्यांकन तो आप समझते ही, मापन और मूल्यांकन किया जा सकता हो, जिसे नापा जा सकता हो, इसकी तुलना की जा सकती हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी की लंबाई 5 फुट है, किसी की 5 फुट 1 इंच है, तो आपने इसका नाप ले लिया, नाप हो जाएगा कि इसमें 1 इंच का अंतर है, तो ये क्या है? मापन हो जाएगा। ठीक, कोई जो है बोलने में बहुत मधुर बोलता है, कोई जो है बहुत कटु बोलता है, तो ये क्या है? ये मूल्यांकन हो जाएगा कि उसकी वाणी अच्छी है और उसकी खराब है। तो ये चीज अगर हम किसी चीज में ये कर पाते हैं, कुछ भी लक्षण है, कोई भी लक्षण किन्हीं भी व्यक्तियों के, अगर हम उनका मापन मूल्यांकन कर पाते हैं तो वो जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं है कहलाता है। ये किसने बताया? स्किनर महोदय ने। ठीक, इसके बाद जेम्स टेलर महोदय क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक, मेन सार हर परिभाषा का वही है कि जो भी भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो समूह के बीच में हो, परिवार के बीच में हो या समाज के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में जो भी भिन्नता होगी, फिर वो चाहे शारीरिक गुणों से संबंधित हो, मानसिक गुणों से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, उसमें यदि कुछ भी भिन्नता पाई जाएगी दो व्यक्तियों के बीच में, तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगी। ठीक है, तो हमें इन परिभाषाओं को ध्यान रखना है और इनके मेन शब्दों को हमें ध्यान रखना है, जिससे कि जो है हम ये जान सकें कि ये किस मनोवैज्ञानिक की है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी या प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? देखिए, वैसे तो कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन सामान्यतः व्यक्तिगत विभिन्नता को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतः का इसको हम क्या कह सकते हैं? आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा दिखेगा। तो अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका अर्थ क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में, ठीक, हमने पढ़ा व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी या प्रकार, तो ये 2 प्रकार के हमने पढ़े, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अब हम जानने जा रहे हैं अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता को। जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, जैसे आप 2 बच्चों को ले लीजिए, एक बच्चा मोटा है, एक पतला है, एक बहुत तेज भागता है, कम तेज भागता है, एक बहुत ज्यादा खाता है, कम खाता है, तो ये सारी क्या है? भिन्नताएं। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई भिन्नता पाई जा रही है, ठीक, तो वो भिन्नता कौन सी भिन्नता कहलाएगी? वो कहलाएगी अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, किसी को खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि है, उसी बच्चे को मान लीजिए एक बच्चा उसे क्रिकेट में बहुत रुचि है, दूसरे बच्चे को पढ़ने में बहुत रुचि है, तो ये उन दोनों का अंतर हो गया। तो ये कौन सी विभिन्नता कहलाएगी? ये कहलाएगी अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। और अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहेंगे? ये होती है जब एक ही बच्चे में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक,
तो वो कहलाती है अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी व्यक्ति के अंदर खुद जो विभिन्नताएं हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसे खेल में बहुत रुचि है, क्रिकेट में तो उसे रुचि बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेनिस में उसे बिल्कुल रुचि नहीं है, तो ये उसकी भिन्नता हो गई। उसे खेल में तो रुचि है लेकिन हर खेल में रुचि नहीं है। ठीक, किसी सब्जेक्ट में वो बहुत होशियार है, जैसे मैथ के सब्जेक्ट में वो बहुत होशियार है और हिंदी में वो बहुत कमज़ोर है, उसे नहीं हिंदी पढ़ना आता, नहीं अच्छे से, तो ये उसके अंदर खुद की भिन्नता है। तो जो खुद की भिन्नता होती है वो अंतः भिन्नता, जैसे कि अपने अंदर जो हमारे अंदर की भिन्नता है उसको हम क्या कहेंगे, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता यानी दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, और स्वयं के जो अंतर होते हैं उन्हें हम अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो आज हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में इतना जाना, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, इतने पे ही आज समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।